गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन विद्याश्रम ई लर्निंग प्रोग्राम। आज देखिएगा हम नेक्स्ट एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। हमारे जो केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है इनऑर्गेनिक पार्ट, जिसमें फिजिकल का पार्ट चल रहा है, जिसमें अपन ने फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़ा, सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ा और आज अपन नेक्स्ट थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा मैथमेटिकल चैप्टर है। इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आती है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड, उन चैप्टर से इसका वेटेज भी ज्यादा है। अगर हम वेटेज के बेसिस पे देखें तो ये चैप्टर है वो 4 मार्क्स का है, जिसमें एग्जाम के अंदर 1 + 2 + 1 यानी टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होता है। एक क्वेश्चन जो 2 मार्क्स वाला होता है वो जनरली एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है और 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होता है। तो ये तो इस चैप्टर का वेटेज है कि एग्जाम के अंदर ये चैप्टर 4 मार्क्स का है, जिनमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स का। अब नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। एक तो देखिएगा हमारे 12th की जो केमिस्ट्री है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम जहां से भी पढ़ना स्टार्ट करें वहां से हमें पीछे के मैटर की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के बाद अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऐसी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि अगर हमने सॉल्यूशन का चैप्टर नहीं पढ़ा तो हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि हर चैप्टर एक अलग ब्रांच के फॉर्म में है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री में की एक ब्रांच होती है, अगला चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगति वो भी केमिस्ट्री की एक अलग से ब्रांच होती है। तो इसलिए हमारे सामने ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़े ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो हालांकि इसमें कुछ रिएक्शंस आएगी, लेकिन आप प्रॉपर वे में अगर अच्छे तरीके से पढ़ोगे और उससे सेल्स की रिएक्शंस भी आएगी, कुछ इंपोर्टेंट लॉ भी आएंगे। तो आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपके लिए चैप्टर काफी इजी होगा। जो इनऑर्गेनिक या फिजिकल का पार्ट होता है वो आपके लिए काफी स्कोरिंग भी होगा और इजी भी पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है या वैद्युत रसायन क्या होती है। तो जैसा कि नाम से क्लियर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन के कारण प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी और केमिस्ट्री का मतलब उनके कारण होने वाला केमिकल चेंज। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन जनरली 2 तरीके की एनर्जी की स्टडी करेंगे। एक तो होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एक होगी उसके कारण होने वाले केमिकल चेंज से प्रोड्यूस होने वाली केमिकल एनर्जी। यानी एक तो होगी वैद्युत ऊर्जा और दूसरी होगी रासायनिक ऊर्जा। दूसरी कौन सी होगी? रासायनिक ऊर्जा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जनरली अपन इन 2 तरह की एनर्जी की स्टडी करेंगे। एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण प्रोड्यूस होती है, वो कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरी होती है केमिकल एनर्जी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण किसी भी सब्सटेंस में जो केमिकल रिएक्शंस होती है उस केमिकल रिएक्शन से जो प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी है वो क्या कहलाती है? केमिकल एनर्जी। तो अब 2 तरह की एनर्जी हो गई हमारे पास में, एक तो होगी इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत ऊर्जा, एक हो गई केमिकल यानी कि रासायनिक ऊर्जा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन इन 2 एनर्जी का आपस में इंटर कन्वर्जन और रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच या द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ the interconversion and the relationship between electrical energy and chemical energy, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य अंतर परिवर्तन और उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे? विद्युत रसायन। तो अब हमारे माइंड में सबसे पहले ये चीज तो आ जानी चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे क्या। अपन इसमें 2 तरीके की एनर्जी पढ़ेंगे, उनका आपस में इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी पढ़ेंगे वो कौन सी ब्रांच होगी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी। अब देखो अभी हमने कहा कि 2 तरीके की एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रिकल एक केमिकल। ये दोनों एक दूसरे में भी क्या होती है? इंटर कन्वर्ट भी होती है। तो फिर ऐसा कोई ना कोई डिवाइस होगा जो इन दोनों एनर्जी को एक दूसरे में क्या करता है? इंटर कन्वर्ट करता है। ऐसे डिवाइस को अपन क्या कहेंगे? सेल कहेंगे।
तो हम कह सकते हैं कि सेल क्या है, सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल एक ऐसा डिवाइस होगा जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा, विद्युत ऊर्जा में। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो सेल के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको अपन वैद्युत रासायनिक सेल कहेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल। और दूसरा होगा वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसको अपन वैद्युत अपघट्य सेल कहते हैं या वैद्युत अपघटनी सेल भी कहते हैं। तो इट्स मीन सेल दो टाइप्स के होंगे, एक तो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी वैद्युत रासायनिक सेल और दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी वैद्युत अपघटनी सेल। तो सेल ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करेगा और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। तो इसके बेसिस पे सेल के दो टाइप्स हो गए। अब दो टाइप्स में कौन सा है, पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल। देखो इसके नाम से क्या लग रहा है, नाम से ऐसे लग रहा है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल यानी इलेक्ट्रिकल को किस में बदलता है, केमिकल में। पर ऐसा नहीं है, ये सेल क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में। और दूसरे सेल का क्या काम है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से दो अलग अलग टाइप्स के सेल हो गए, जो जिनमें से एक सेल तो क्या करता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, और दूसरा सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे देखिए केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। अपन किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो केमिकल चेंज होता है, उन केमिकल चेंज से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी केमिकल एनर्जी कहलाती है, और वो केमिकल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसा वर्क कौन करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल से। एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी हमने कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस लिया जो आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, उसके अंदर फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण उसके अंदर आयनों का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, केमिकल रिएक्शन हुई और केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां किस में कन्वर्ट हुई, केमिकल एनर्जी में। ऐसा जिस सेल में होता है उस सेल को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज इस चैप्टर के बारे में ये आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटरकन्वर्जन और रिलेशनशिप की स्टडी करेंगे। फिर इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट होती है, केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। तो ऐसा कोई डिवाइस होगा ना जो इन दोनों को आपस में इंटर कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस को अपन क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। तो सेल एक ऐसा डिवाइस होगा जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। तो पहला सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये तो हो गया सेल के बारे में। अब देखिएगा हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले तो सेल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास दो तरीके के सेल होंगे, जिसमें सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें होने वाली डिफरेंट टाइप की चेंजेज या प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें यूज होने वाली इक्वेशंस जैसे नैनसेट इक्वेशन, इन सब की स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इसके बाद में अगला पार्ट पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपन जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उसमें कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टेंस पढ़ेंगे, जैसे मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि विशिष्ट चालकता, इनके बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। फिर एक कोलराउस लॉ आएगा, हेराल्डी लॉ आएगा, वो भी अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में टॉपिक आएगा बैटरी। तो ये तो इस चैप्टर का एक तरीके से कंक्लूजन है कि इस चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
तो अब हमें इतना पता चल गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अपन दो सेल को डिस्क्राइब करेंगे। उसमें पहला सेल होगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वैद्युत रासायनिक सेल। अब देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में अपन पढ़े तो आपको ये पता है कि अभी जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले ये सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी इस सेल का काम क्या है, ये सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इस सेल को अपन कौन सा सेल कहेंगे, इसको कहेंगे अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी वैद्युत रासायनिक सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, इस सेल के अगर हम एग्जांपल पढ़े या इस सेल के बारे में अपन एग्जांपल पढ़े तो हमारे पास एक टाइप का सेल होगा जिसका नाम होगा गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल यानी गैल्वेनी सेल, या फिर इसको अपन वोल्टेज सेल भी कहते हैं, वोल्टेज सेल यानी वोल्टीय सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अगर हम एग्जांपल पढ़े तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल भी इन्हें बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे गैल्वेनी और वोल्टा, इन्होंने इस सेल के बारे में बताया था, इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए हम इनको गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। और इनके अंदर भी अपन जो एग्जांपल पढ़ेंगे गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल में, वो भी एग्जांपल किसका होगा, डेनियल सेल का। कौन सा एग्जांपल पढ़ेंगे अपन इनके अंदर, डेनियल सेल का। तो अब हम इसकी पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको इसमें और भी बहुत सारी बातें बताएंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये तो क्लियर है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ध्यान रखना है, कई बार याद नहीं रहता, नाम से याद रख लेना इलेक्ट्रोकेमिकल वैद्युत रासायनिक, तो इसको रिवर्स कर देना, रासायनिक को वैद्युत में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। ऐसा सेल क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गैल्वेनी और वोल्टा ने इस सेल की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। और इसके अंदर भी अपन कौन सा सेल पढ़ेंगे, डेनियल सेल पढ़ेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर इसका डायग्राम बहुत बार पूछा जाता है, तो चाहे आपको गैल्वेनिक सेल पूछ ले, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूछ ले, चाहे आपको वोल्टेज सेल पूछ ले या डेनियल सेल पूछ ले, ये सभी एक ही है। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही कौन सा सेल है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल, क्योंकि गैल्वेनिक और वोल्टा ने इस सेल का कंस्ट्रक्शन किया था। और उसके अंदर भी अपन क्या पढ़ेंगे, डेनियल सेल। डेनियल सेल वो सेल होगा जिसमें जिंक और कॉपर के अपन इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। तो इस सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है या इस सेल में होने वाली रिएक्शन क्या होती है, नेक्स्ट अपन उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट अब अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल, जिसका मैंने और नाम क्या बताया आपको, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टीय सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि गैल्वेनिक और वोल्टा ने इसकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी। और यहां पर अपन स्पेसिफिक जो सेल पढ़ेंगे वो कौन सा सेल होगा, डेनियल सेल, डेनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पहली चीज तो हमें पता है कि इसके अंदर केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है, वैद्युत ऊर्जा में। अब नेक्स्ट देखिएगा, इस सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है,
इस सेल के अंदर होने वाली कौन सी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं इस सेल के अंदर। दूसरा, इस सेल के अंदर होने वाली अभिक्रिया जो होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, यानी स्वतः परिवर्तित होने वाली अभिक्रिया होती है, इसलिए इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो दो चीज ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर यानी कि विद्युत रासायनिक सेल के अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। इसके अलावा इसमें होने वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, यानी स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया होती है, इसलिए इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब हम एक डैनियल सेल की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। सबसे पहले देखिएगा, इस सेल की स्ट्रक्चर में दो अलग अलग कंटेनर होते हैं। इन कंटेनर को अपन हाफ सेल या अर्ध सेल कहते हैं। इन कंटेनर को अपन क्या कहेंगे, हाफ सेल या अर्ध सेल कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल की स्ट्रक्चर में दो अर्ध सेल होते हैं जिनके अंदर अपन धातु के इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं उनके विद्युत अपघट्य के विलयन में। अगर हम यहाँ डैनियल सेल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास में Zn रोड है, यानी Zn इलेक्ट्रोड अपन ले रहे हैं, और ये जो सॉल्यूशन है ये अपन ने लिया है जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का। और इसके अलावा यहाँ पे इस जो दूसरा वाला कंटेनर है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो अपन ने किसका लिया है, कॉपर का इलेक्ट्रोड, और जो सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं वो किसका है, कॉपर सल्फेट का। तो ये सेल की स्ट्रक्चर होती है, जिस सेल की स्ट्रक्चर में देखिएगा दो कंटेनर आपस में अलग अलग कंटेनर होते हैं, दोनों कंटेनर में अलग अलग अपन इलेक्ट्रोड लेते हैं, जबकि जो दूसरा वाला सेल आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें एक ही कंटेनर में अपन दोनों इलेक्ट्रोड लेंगे। यहाँ दोनों कंटेनर अलग अलग हैं। एक कंटेनर में हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया है और उसको जिंक सल्फेट के विलयन में डिप किया है, यानी डुबोया है। दूसरे कंटेनर में अपन ने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है और इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया है। तो ये स्ट्रक्चर होती है। एग्जाम के अंदर ये डायग्राम बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल का डायग्राम पूछा हो, तो यहाँ पर अपन डैनियल सेल को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये डायग्राम डैनियल सेल को भी रिप्रेजेंट करता है। इसमें जिंक वाला इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के विलयन में डिप करते हैं, डुबोते हैं, और कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड को कॉपर के वायर से जोड़ देते हैं। इसके अलावा दोनों अर्ध सेल हैं, उन अर्ध सेल को जोड़ने के लिए अपन यहाँ देखते हैं एक उल्टे यू आकार की यानी इनवर्स यू शेप ट्यूब या नलिका होती है, जिसको अपन सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु कहते हैं। तो ये तो एक स्ट्रक्चर होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल की। अब देखिए इस सेल की स्ट्रक्चर में मैं फिर से अगर बताऊं आपको कि इस सेल में दो अर्ध सेल होते हैं, दो हाफ सेल होते हैं। दोनों हाफ सेल के अंदर अलग अलग धातु के इलेक्ट्रोड को उनके विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अपन डिप कर देते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड को या तो कॉपर के वायर से आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए दोनों सेल को अपन एक इनवर्स यू शेप ट्यूब के द्वारा कनेक्ट करते हैं, जिस ट्यूब को अपन लवण सेतु यानी कि सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। इस सॉल्ट ब्रिज में क्या बना हुआ रहता है, इसमें कुछ अक्रिय विद्युत अपघट्य पदार्थ यानी कि नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए रहते हैं या इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए रहते हैं। यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज क्यों करते हैं वो भी अपन नेक्स्ट इसके अंदर जब सॉल्ट ब्रिज को पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे। सॉल्ट ब्रिज के दोनों एंड पे कॉटन का प्लग लगा हुआ रहता है, जिसके कारण इसमें से आयन क्या कर सके, मूवमेंट कर सके। तो ये तो स्ट्रक्चर होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल की। आपको एग्जाम के अंदर ये डायग्राम पूछा जा सकता है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में Zn दो अलग अलग अर्ध सेल यानी हाफ सेल होते हैं, जिनमें से एक एनोड की तरह बिहेव करता है और एक कैथोड की तरह बिहेव करता है, और दोनों इलेक्ट्रोड को उन्हीं के किसी इलेक्ट्रोलाइट साल्ट यानी विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोया जाता है, और दोनों अर्ध सेल को आपस में एक इनवर्स यू शेप ट्यूब के द्वारा
यानी कि उल्टी यू आकार की नली के द्वारा जोड़ा जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। अब देखिएगा इस सेल के अंदर क्या प्रोसेस होती है, कैसे रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अगर हम स्पेशली डेनियल सेल की बात करें तो देखिएगा डेनियल सेल में जो जिंक इलेक्ट्रोड वाला पार्ट है वो पार्ट बिहेव करता है एनोड की तरह, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड वाला अर्ध सेल है ये बिहेव करता है कैथोड की तरह। अब एक चीज देखिएगा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है या जिस सेल में अपन इलेक्ट्रोड को बाहर किसी बैटरी से जोड़ के जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं वो एनोड होता है, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं वो कैथोड होता है। लेकिन यहाँ हम किसी एक्सटर्नल बैटरी के सोर्स से नहीं जोड़ रहे हैं, इसलिए एनोड और कैथोड की पहचान की जाएगी उनपे होने वाली केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे। यानी वो हाफ सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, उसको अपन एनोड कहते हैं। और वो हाफ सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रोड पे अपचयन की अभिक्रिया होती है यानी रिडक्शन की रिएक्शन होती है, उसको हम कैथोड कहते हैं। तो अगर ये एनोड है तो ये क्लियर है कि इस डेनियल सेल में जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया होगी। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि यहाँ पे जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे ही ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, कॉपर वाले पे क्यों नहीं हुआ। तो हम दो अलग अलग मेटल लेते हैं, उन दोनों मेटल में जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है यानी जिसके ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा होता है उस पे ऑक्सीकरण होगा, और जिसके रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव का मान ज्यादा होता है उस पे अपचयन होगा। तो जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण होगा वो एनोड की तरह वर्क करेगा और जिस पर अपचयन होगा वो कैथोड की तरह वर्क करेगा। तो ये एक डेनियल सेल की स्ट्रक्चर का सेटअप आपको याद रखना है कि इसमें दो अलग अलग सेल होंगे, एक सेल जिंक इलेक्ट्रोड वाला एनोड की भांति व्यवहार करेगा और कॉपर इलेक्ट्रोड वाला कैथोड की तरह बिहेव करेगा, दोनों को वायर से कनेक्ट कर देंगे। अब एक चीज देखिएगा, जब तक मैं लवण सेतु से दोनों सेल को कनेक्ट नहीं करूं तो इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो होने लगेगा लेकिन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, यानी आयनों का मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगा जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखिएगा, इस डेनियल सेल को याद करने के लिए अपन एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं LOAN। डेनियल सेल को याद करने के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं लोन का मतलब लेफ्ट सेल यानी दायां वाला सेल। ओ का मतलब इस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। ए का मतलब इसको अपन क्या कहते हैं, एनोड। और एन का मतलब ये एनोड कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आपको डेनियल सेल के लिए फॉर्मूला याद रखना है, इससे आपको याद रह जाएगा कि कोई भी डेनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा उसमें लेफ्ट वाला सेल एनोड की तरह बिहेव करेगा और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होगा। और एनोड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनोड यहाँ पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। जबकि अभी तक हम सामान्य सेलों में ये पढ़ते आए हैं कि जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं वो एनोड होता है, इसलिए अपन एनोड को कैसा पढ़ते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन यहाँ ध्यान रखना एनोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है, जब अभी हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसके ड्यूरिंग डिस्कस करेंगे कि एनोड यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज क्यों हो जाता है। क्योंकि देखो, जो अगर हम बाहर से किसी बैटरी के सोर्स से जोड़ते हैं तो अपन जिस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं वो एनोड और नेगेटिव से जोड़ देते हैं वो कैथोड। लेकिन यहाँ पे एनोड और कैथोड पे चार्ज अपने आप प्रोड्यूस होता है। वो इलेक्ट्रोड जिसपे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड कहलाएगा, जिसपे रिडक्शन होगा वो कैथोड कहलाएगा। यानी ऑक्सीकरण वाला एनोड और अपचयन वाला क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस सेल के अंदर जब हम इसको सॉल्ट ब्रिज से, लवण सेतु से जोड़ देते हैं तो इस सेल में क्या रिएक्शन होती है, यहाँ पे लवण सेतु का क्या रोल है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इस सेल में होने वाली रिएक्शन, सेल रिएक्शन। इस सेल में होने वाली अभिक्रिया, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एनोड पर। एनोड पे देखिए क्या रिएक्शन होती है।
सबसे पहले आप देखिएगा इस सेल में एनोड किसका बना हुआ है, जिंक का। तो सबसे पहले Zn का एनोड बना हुआ है और एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में आपको पता है कोई भी मेटल आयन ऑक्सीडाइज होता है और इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो ये रिएक्शन किस पे हो गई, एनोड पे। तो इस सेल को एनोड पे होने वाली रिएक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये ध्यान रखना पूछा गया है। राइट द रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस एट एनोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे होने वाली रिएक्शन लिखिएगा। बहुत बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछी हुई है, चाहे एनोड पे पूछ ले चाहे कैथोड पे पूछ ले। तो सिंपल सी एक रिएक्शन लिख दीजिएगा, आपका 1 मार्क्स कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे एनोड पे ये रिएक्शन होती है क्योंकि हमने कहा कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और एनोड किसका बना हुआ है, जिंक का। तो ये रहा जिंक मेटल के फॉर्म में। अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 में, प्लस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। अब सेकंड रिएक्शन है यहाँ पे कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, कैथोड रिएक्शन। इसको अपन एक हाफ सेल रिएक्शन भी बोलते हैं। कैथोड पे देखिएगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो कैथोड वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन प्रेजेंट होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, वो इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और गेन करके कॉपर के अंदर रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे होने वाली रिएक्शन। क्योंकि हमने क्या बताया कि यहाँ पे ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसके अंदर कॉपर+2 आयन प्रेजेंट है। तो जब यहां से देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जिंक वाला जो कंटेनर है इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ रोड से Zn आयन ऑक्सीडाइज होते हैं, Zn+2 के फॉर्म में कहाँ आ जाते हैं, सॉल्यूशन में। और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रोड पे क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे जैसे ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस वायर के द्वारा कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। जब इलेक्ट्रोड कॉपर वाले इलेक्ट्रॉन पे मूव कर जाते हैं तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो कॉपर आयन है वो इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके इस कॉपर वाली रोड पे क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। वही रिएक्शन देखिएगा हमने यहाँ लिखी कि एनोड पे जिंक जो आयन है वो ऑक्सीडाइज होगा Zn+2 के फॉर्म में, सॉल्यूशन में मूव कर जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन फिर वायर के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। कॉपर इलेक्ट्रोड वाले कंपार्टमेंट में जाके ये कॉपर आयन को रिड्यूस करेंगे और वो कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर की रॉड पे। तो इस तरीके से डैनियल सेल के अंदर 2 तरीके की, एक तो ये एनोड पे होने वाली रिएक्शन है और ये कैथोड पे होने वाली रिएक्शन है। अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें, दोनों रिएक्शन को किस तरीके से ऐड करते हैं, तो देखिएगा रिएक्शन के एरो वाला एक साइड का पार्ट यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रिएक्टेंट है दोनों रिएक्शन में उनको एक साइड रख दो, प्रोडक्ट को एक साइड रख दो। दोनों रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में जो भी कॉमन आ रहा है उसको कट आउट कर दो। देखो रिएक्शन, दोनों रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, इधर क्या है Zn, इधर क्या है कॉपर और 2 इलेक्ट्रॉन, 3 तरह के रिएक्टेंट हो गए। इधर प्रोडक्ट में देखो Zn+2, क्या इधर कोई Zn+2 है इन तीनों में, नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन, क्या इधर इन तीनों में कोई 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर कॉपर, इधर कॉपर है, नहीं है। तो अब इनको ऐड कर दो रिएक्शन को, तो देखो Zn plus Cu+2 इक्वल टू Zn+2 प्लस Cu। ये मैंने कॉपर के आगे और जिंक के आगे AQ लिखा है क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है वो एक्वा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और जिंक है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। तो जिंक तो ऑक्सीडाइज होके एक्वा सॉल्यूशन में चला गया और कॉपर आयन एक्वा सॉल्यूशन से रिड्यूस होके रॉड पे सॉलिड स्टेट में डिपॉजिट हो गए। तो ये 3 जो आपके सामने बोर्ड पे मैटर बना हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। डेफिनेट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना। एक तो पूछा जाता है डैनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम, दूसरा आपको पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे होने वाली रिएक्शन और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन बताइए या ये ओवरऑल रिएक्शन बताइए। तो ओवरऑल रिएक्शन में देखो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn+2 में और कॉपर रिड्यूस हो रहा है कॉपर में।
अब नेक्स्ट यहाँ पे दो हाफ सेल हैं। तो यहाँ पे अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं कि एनोड यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है। देखिएगा, अगर हम बाहर से एक्सटर्नल बैटरी के सोर्स से ऐड करते तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता वो एनोड और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता वो कैथोड। लेकिन यहाँ पे हमने एक्सटर्नल किसी बाहर के सोर्स से नहीं जोड़ा है, हमने सिर्फ क्या किया कि एक में कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, कॉपर, और एक में जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया। जिंक वाले को उसी के किसी सॉल्ट या लवण जिंक सल्फेट में डिप कर दिया और कॉपर के इलेक्ट्रोड को उसी के किसी लवण कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया और दोनों को वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया। जब तक आप लवण सेतु नहीं जोड़ते हो तो इन दोनों के अंदर वायर को जोड़ते ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगेगा। लेकिन जब आप सॉल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु जोड़ दोगे तो आयनों का मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण केमिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कि एनोड नेगेटिव क्यों होता है। हम देखते हैं कि एनोड नेगेटिवली चार्ज क्यों बनता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और एनोड कौन सा है, जिंक वाला इलेक्ट्रोड। जिंक वाला ही एनोड क्यों है, कॉपर वाला क्यों नहीं है, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब यहाँ पे देखिए कि जिंक के इलेक्ट्रोड पे जब ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक एटम ऑक्सीडाइज होके कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, रोड पे। तो अब इस रोड में से इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअसली क्या स्टार्ट हो जाएगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही ये एनोड कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में अगर हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए कि ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल या वोल्टेक सेल, तो सभी का एक ही डायग्राम बनेगा। इसी को अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, इसी को अपन गैल्वेनिक सेल कहते हैं, इसी को अपन वोल्टीय सेल कहते हैं, और जब जिंक और कॉपर का स्पेशल रेफरेंस में इलेक्ट्रोड ले ले तो इसी को अपन डेनियल सेल कहते हैं। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया लोन, वो याद रखना है। तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि एनोड पे होने वाली रिएक्शन कौन सी है, कैथोड पे होने वाली रिएक्शन कौन सी है, और ओवरऑल रिएक्शन कौन सी है। तो आप ये डायग्राम एक बार कॉपी के अंदर बनाइएगा, फिर में आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अपन पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु के बारे में। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु क्या है और इसके कोई दो कार्य बताइए। तो सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु इज ए इनवर्स यू शेप ट्यूब। कि ये एक उल्टे यू आकार की कांच की नलिका होती है। अब इस लवण सेतु में फिलअप क्या रहता है, इसके अंदर अपन फिलअप करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे KCl, KNO3, ये अपन फिलअप करते हैं अक्रिय विद्युत अपघट्य, अक्रिय विद्युत अपघट्य। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लवण सेतु क्या है। लवण सेतु क्या है, तो विद्युत रासायनिक सेल में एक उल्टे यू आकार की नली जो दोनों अर्ध सेल को आपस में जोड़ती है उसको अपन सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु कहते हैं। द इनवर्स यू शेप ट्यूब विच कनेक्ट बोथ हाफ सेल इन ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। अब इसमें फिलअप क्या रहता है, इसमें फिलअप किया जाता है अक्रिय विद्युत अपघट्य यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl या KNO3। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। देखिएगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनके आयन इन दोनों कंपार्टमेंट यानी दोनों सेल के सॉल्यूशन में जो आयन प्रेजेंट है उनसे रिएक्शन नहीं करते, और एक इनके मूवमेंट की स्पीड क्या होती है, सेम होती है। जिस स्पीड से पॉजिटिव आयन इधर मूव करेगा उसी स्पीड से नेगेटिव आयन उधर मूव करेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेने के पीछे रीजन क्या है, एक तो क्या होगा, ये इस सेल की सेल रिएक्शन में कोई भी
इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। दूसरे, ये इन दोनों सेल में प्रेजेंट आयनों से कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर लवण सेतु में प्रेजेंट आयन इधर वाले आयन से रिएक्शन करता है तो इलेक्ट्रॉन का फिर क्या नहीं होता है, मूवमेंट नहीं होता है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? वे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो वैद्युत रासायनिक सेल में उपस्थित आयनों से अभिक्रिया नहीं करते और उनकी रासायनिक अभिक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते, उनको अपन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KCl या KNO3 को लिया जाता है। दूसरा अब आपको पूछा जाए कि लवण सेतु का यहाँ पे रोल क्या है, क्या काम आता है लवण सेतु? तो देखिएगा, पहला काम तो यही है कि लवण सेतु दोनों अर्ध सेल को जोड़ने का काम करता है, यानी इस सेल के सर्किट को कंप्लीट करता है। लवण सेतु यानी सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट द सर्किट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहला वर्ग तो इसका ये हो गया। अब दूसरा वर्ग क्या होता है इस सॉल्ट ब्रिज का, कि इट मेक द न्यूट्रलाइजेशन या इट मेक द न्यूट्रल ऑफ बोथ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन हाफ सेल। दूसरा ये हुआ कि ये लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज दोनों सेल के अंदर उपस्थित जो विलयन होता है उनकी विद्युत उदासीनता यानी न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है। जैसे ही इस वाले इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाते हैं तो यहाँ से इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन इधर मूव करके उसको बैलेंस कर देता है। इसी तरीके से जैसे ही इधर नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाते हैं तो यहाँ से पॉजिटिव आयन इधर मूव करके उनको बैलेंस कर देता है। तो कोई दो इंपॉर्टेंट वर्क हमें ध्यान रखने हैं, तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्क आपको ध्यान में रखने हैं। पहला वर्क तो सॉल्ट ब्रिज का क्या होगा, इट कनेक्ट द बोथ हाफ सेल एंड कंप्लीट द सर्किट, यानी ये दोनों अर्ध सेल को जोड़कर विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। दूसरा, लवण सेतु दोनों अर्ध सेल में उपस्थित विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। इट मेक्स द न्यूट्रल ऑफ बोथ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन हाफ सेल। तो ये तो हो गया सॉल्ट ब्रिज के बारे में कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और इसका वर्क क्या है। तो आज की क्लास के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, शॉर्ट में मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का आपस में इंटर कन्वर्जन की स्टडी करते हैं। तो इन दोनों को आपस में इंटर कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को सेल कहते हैं। सेल दो टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक, जिसमें अपन से पहले कौन सा सेल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, जिसको अपन यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।